about dear students, today we will talk about gastroesophageal reflux disorder, esophagitis, Lamar-Wilson syndrome, Mallory and so on. So these are the esophageal pathologies. Esophageal pathology में सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर आता है वो है gastroesophageal reflux disease, that is GERD, 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 gastroesophageal reflux disease, that is also called as in a short form GERD, GERD. ठीक है, तो आज हम GERD के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है GERD में, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एसोफेगस, ये एसोफेगस है और ये क्या है, स्टोमक है। तो स्टोमक जो होता है और एसोफेगस के दरमियान यहाँ पर जो होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। तो जब इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का, अब इसका काम क्या होता है कि जो मटेरियल जो है वो उस माउथ से एसोफेगस के थ्रू स्टोमक के अंदर आते हैं, तो वो मटेरियल जो है जहाँ पर जो होता है स्टोमक इसके ऊपर काम करता है और ये वापस जो है एसोफेगस की तरफ जब जाते हैं तो एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये इन कंटेंट्स को ऊपर जाने से प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज नॉर्मल थिंग, बट समटाइम इन केस ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कि ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इसका जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका जो टोन है, टोन इसका डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो है कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज है, ये रिलैक्स रहता है। वजह से फिर क्या होता है जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं वो क्या होता है जाते हैं ऊपर एसोफेगस की तरफ और वो एसोफेगस की क्या करते हैं उसको इरिटेट करते हैं और इस वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हार्शनेस है, कफ वगैरह जो है आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और इस वजह से फिर एसोफेजियल एसोफेगस जिसको हम डिस्कस करेंगे ये हो सकते हैं। तो ट्रांजिएंट और डिक्रीज होता है इन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो उसमें ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसका टोन कम हो जाता है। कॉमनली प्रेजेंट एज, अब इसकी पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो उसकी प्रेजेंटेशन, उनकी कंप्लेंट क्या होती है, हार्ट बर्न होती है, यानी हार्ट बर्न का मतलब क्या, उसका जो चेस्ट है वो पेन करता है, यानी इसकी एरिया की इरिटेशन की वजह से रिगर्गिटेशन होती है। रिगर्गिटेशन का मतलब कि कंटेंट जो है स्टोमक से एसोफेगस की तरफ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिगर्गिटेशन। सो रिगर्गिटेशन असल में कार्डियोलॉजी में पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं गेस्ट्रो में। तो ये जब बैक फ्लो होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, या रिवर्स फ्लो होते हैं तो इसको हम फिर रिगर्गिटेशन बोलते हैं। डिस्फीजिया होता है, that is difficulty in difficulty in swallowing, difficulty in swallowing, difficulty in swallowing, यानी निगलने में क्या होते हैं मसला होते हैं इन पेशेंट्स को। ठीक है, में आल्सो प्रेजेंट एस क्रोनिक कफ, इन पेशेंट को क्रोनिक कफ हो सकता है, ऑर्सनेस होते हैं, लेरिंजस फेरेंजियल रिफ्लेक्स की वजह से एसोसिएटेड होता है आस्थमा। इसमें क्या है कि जो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, इट इज एसोसिएटेड विद आस्थमा। ये पेशेंट जो होते हैं इनमें आस्थमा जो है इसके साथ जो है एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशन में एरोजिव एसोफेगाइटिस जो होता है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। स्ट्रिक्चर आ सकते हैं, स्ट्रिक्चर इसमें होते हैं हमारे पास जो कि कंट्रैक्शन होते हैं एसोफेगस के डिफरेंट पॉइंट्स पे, और बेरेट एसोफेगस जिसको हम डिस्कस करेंगे कि एक म्यूकोजा जो है दूसरी म्यूकोजा में कन्वर्ट होता है। यानी बेरेट एसोफेगस इस तरह होता है ना कि जब एसिड्स वगैरह स्टोमक से आते हैं एसोफेगस के अंदर, तो एसोफेगस का जो म्यूकोजा है वो उसमें क्या होता है जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो नॉन केराटिनाइज यहाँ पे जो स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, दैट इज नॉन सिलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, और उसमें फिर गॉबलेट से भी मौजूद है। तो इसका मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो एसिड इसको डैमेज कर रहा है इस एसोफेजियल लेयर्स को, तो उसमें चेंज आ जाते हैं, और वो चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि ये जो न्यू लेयर है वो क्या होता है एडेप्टिव होता है इन एसोफेजियल इन एसिडिक जो है इन्वायरमेंट को, क्या होता है न्यू लेयर क्या होता है एडाप्टेड होता है। तो बेरेट एसोफेगस दैट वी विल डिस्कस। अब यहाँ पर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो रिस्क फैक्टर्स ऑफ गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर जो हैं इनमें हमारे पास क्या है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, जो बड़े लोग होते हैं उनमें अक्सर ये मसला होता है ना, अक्सर जो स्टोमक से जो है फ्लूइड वगैरह कंटेंट्स वगैरह आते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ओबेसिटी। या हम अगर हम फैटी फूड खाते हैं जो ज़्यादा फैट्स वगैरह पे मुश्तमिल होते हैं तो उनमें गर्ड जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी डाइजेशन ज़्यादा टाइम लेती है। फैटी फूड होते हैं इस तरह कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स सब्सटेंसेस जो खुराक हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है हाइटल हर्निया, इनमें भी जो है ये गट का चांसेस जो है ज़्यादा होता है हाइटल हर्निया के अंदर। अब हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट जो है किस तरह करेंगे। सो ट्रीटमेंट में अब कुछ लाइफ चेंजेस करेंगे, जैसे कि वेट लॉस, वेट WT मीन वेट लॉस। अगर ओबेसिटी की वजह से है तो वेट लॉस करेंगे, यानी एक मोटा बंदा है, पेशेंट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले उस पेशेंट को बोलेंगे कि आपने क्या करना है, वेट लॉस करना है, यानी कोशिश करें कि वेट लॉस करें, यानी डाइटरी चेंजेस करेंगे। ठीक है, डाइटरी चेंजेस करेंगे। अब इसके बाद डाइटरी चेंज में क्या है, जो हम फैटी एसिड्स, फैटी फूड्स जो खा रहे थे, कैफीन कंटेनिंग चीज़ें जो खा रहे थे, स्मोकिंग ये तो नहीं, अल्कोहल, तो ये भी डाइटरी चेंज हैं या लाइफ स्टाइल जो है मॉडिफिकेशन है, इसको हम करेंगे।
Third, we can also do a surgery that is Nissen fundoplication. That is a topic of surgery, and this is done when refractory का यानी गर्ड जो है मेडिकल वगैरह ट्रीटमेंट से ठीक नहीं तो then we do refractory in case of refractory गर्ड। इस केस में फिर हम क्या करते हैं निसन फंडोप्लिकेशन, लेकिन ये आपने यहाँ पे भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम मेडिकेशन जो है H2 ब्लॉकर देते हैं। H2 ब्लॉकर जो एसिड हैं उनको कम करने के लिए, ताकि वो एसिड फिर स्टोमक से ऊपर एसोफेगस की तरफ आ जाए, वो जो है फिर क्या करे ज़्यादा एसिडिटी ना काज करे, ठीक है, और ज़्यादा डैमेज ना ही काज करे। PPI जो है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वाइडली यूज़ करने के लिए, जिसमें ओमेप्राजोल इसोमेप्राजोल जो है जोपेंट वगैरह ये इसो वगैरह ये क्लिनिकली जो है ब्रांड नेम है, बट आई एम नॉट गो टू डिस्कस दिस। यहाँ पर PPI जो है ओमेप्राजोल इसोमेप्राजोल ये चीज़ें जो है हमारे पास आते हैं, पेंटोप्राजोल वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। सो दिस इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। Then we have esophageal inflammation called as esophagitis. Esophagitis क्या है? This is the inflammation of esophagus known as esophagitis. So esophagus, इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेजियल म्यूकोसा, एसोफेजिस का जो म्यूकोसा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एसोफेगाइटिस, जिस तरह नाम से जाहिर है। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट करता है पेशेंट विद ओडिनोफीजिया एंड और डिस्फीजिया। तो इसमें ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ कि व्हाट इज ओडिनोफीजिया। ओडिनोफीजिया क्या होता है कि जब आप स्वेलिंग करते हैं इस दौरान हमें जो पेन फील होता है दैट इज ओडिनोफीजिया, और जब हमें स्वेलिंग करने में मसला होता है या हम स्वेलिंग नहीं कर सकते तो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्फीजिया। सो डिस्फीजिया इज अ डिफिकल्टी है इन स्वेलिंग, यानी हम स्वेलिंग कर नहीं सकते, और जब स्वेलिंग हम करते हैं और इस दौरान हमें पेन होता है, सो दैट इज ओडिनोफीजिया। सो पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम स्वेलिंग करते हैं और इस दौरान अगर हमें पेन होता है तो इस चीज़ कॉल्ड एज अ ओडिनोफीजिया, लेकिन अगर हम स्वेलिंग कर नहीं सकते सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्फीजिया। एसोफेगाइटिस के टाइप्स की तरफ आते हैं। इसमें एसोफेगाइटिस में मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्स दैट इज एरोजिव एसोफेगाइटिस, ठीक है। अब इसमें ये जो है हमारे पास क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड दैट इज ड्यू टू गट, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो गट की वजह से क्या होता है स्टोमक से जो है फ्लूइड है वो एसोफेगस की तरफ आते हैं और इस वजह से ये क्या कहता है एरोजन काज करते हैं, क्या कहता है एरोजन। तो इसको एरोजिव इसलिए बोलते हैं। इस तरह रिफ्लेक्स क्यों बोलते हैं कि रिफ्लेक्स डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, यानी स्टोमक से जो मटेरियल है वो एसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब बैक फ्लो होते हैं, रिवर्स फ्लो होते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंड एरोजिव एसोफेगाइटिस। इसमें क्या होता है ये जो म्यूकोसा होता है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ इपिथेलियल लेयर की इन्फ्लेमेशन होती हैं, और फिर क्या होता है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो होते हैं इसकी इरिदीमा होती हैं, रेडनेस होती है और वहाँ पे इडीमा हो जाता है। म्यूकोजा के अंदर इडीमा और इरिदीमा जो है हो जाता है, यानी एसोफेगस के अंदर लेयर जो इनर लेयर होता है म्यूकोजा उसमें जो इरिदीमा और इडीमा होता है इन केस ऑफ दिस कंडीशन, एंड दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप। सो एमसीक्यूज के लिहाज से जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ एसोफेगाइटिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, जो आपने आंसर देना है ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेगाइटिस। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एसोफेगाइटिस दैट इज मेडिकेशन इंड्यूस्ड एसोफेगाइटिस। सिंपल नाम से दे रहे हैं कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो काज करते हैं एसोफेगाइटिस को, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन इंड्यूस्ड। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपने इन ड्रग्स को याद रखना है। सेकेंडरी होती हैं बिसफॉस्फोनेट्स, बिसफॉस्फोनेट की वजह से हो सकते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, एनसेड्स, फेरस सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड। तो इन चीज़ों को क्लिनिकल लाइफ में आपने याद रखना है कि ये कुछ ड्रग्स हैं जो खास करते हैं एसोफेगाइटिस को। सो दिस इज मेडिकेशन इंड्यूस्ड एसोफेगाइटिस। देन वी हैव इसिनोफिलिक एसोफेगाइटिस, तो दिस इज एलर्जिक रिलेटेड, एसोफेजियल इन्फ्लेमेशन होती है बट दैट इज एसिनोफिलिक एसोफेगाइटिस। तो इसमें क्या होता है ये जो है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन इसमें होता है, क्या होता है इसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन। दिस इज क्रोनिक इम्यून मीडिएटेड होता है, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे एसिनोफिलिक जो हैं ज़्यादा होते हैं, इनमें हमारे पास एसिनोफिल सेल जो होते हैं रोल अदा करते हैं, और ये एसोसिएटेड विद एटोपिक डिसऑर्डर, यानी जो एलर्जिक, एटोपिक का मतलब क्या होता है एलर्जिक, यानी हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएशन, जैसे कि आस्थमा, यानी एक पेशेंट के अंदर आस्थमा है तो आस्थमा में हमें पता है कि एलर्जी होती है, और इसमें एसिनोफिलिक एसोफेगाइटिस भी हो सकते हैं। सो एसिनोफिलिक एसोफेगाइटिस और आस्थमा एक पेशेंट के अंदर दोनों एक साथ इस तरह हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बोथ इन दोनों जो डिजीज़ हैं वो एलर्जी के साथ एसोसिएटेड हैं। इसमें क्या होता है एसोफेजियल रिंग्स बनते हैं, यानी एसोफेगस के अंदर जो है रिंग्स बनते हैं, एंड लीनियर फूरोज यानी सीधा सीधा जो है फूरोज बनते हैं ऑन इंडोस्कोपी। अगर हम इंडोस्कोपी देख ले तो इसमें क्या होते हैं एसोफेजियल रिंग्स हमें नजर आएंगे और लीनियर फूरो हमें नजर आएंगे।
तो इसमें एक दूसरा है इन्फेक्शुअस एसोफेगाइटिस, यानी इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है। इन्फ्लेमेशन तो साल में, इन्फेक्शन मतलब कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह रोल अदा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैंडिडा है। कैंडिडा जो है इसमें क्या करता है, रोल अदा करता है। दैट इज मोस्ट कॉमन जो है कैंडिडा है, दैट इज काजिंग द इन्फेक्शुअस एसोफेगाइटिस। और इसमें फिर वाइट पेचेस बनते हैं, दैट आर वाइट सूडो मेम्ब्रेन्स, ठीक है, वाइट सूडो मेम्ब्रेन बनते हैं पेशेंट के अंदर, यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये एसोफेगस हैं, और इस एसोफेगस के अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये कैंडिडा की वजह से होते हैं, ठीक है। सो दीज आर बिकॉज ऑफ कैंडिडा। अगर आपको इस तरह इमेज आ जाए तो इसको मतलब क्या होता है कि ये एसोफेगस हैं, और इसमें क्या है, ये जो वाइट मेम्ब्रेन्स हैं, सूडो मेम्ब्रेन्स, दैट आर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द esophagus, and that is infectious esophagitis, and this is the most common, इसका जो the most common causative organism of this is candida. So this is remember, important to remember। इसमें दूसरा जो काज है वो आरपीस HSV1 हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, पंच्ड आउट लेजन्स। पंच्ड आउट लेजन ऐसे लेजन जिसको आपने पंच मारा होगा, ठीक है, इस तरह के लेजन काज करते हैं। और ये जो होता है HSV1 जो होता है वो क्या करता है, यूजुअली काज करते हैं ओरल हार्पिस को, और इसमें जो होता है एसोफेगस भी इन्वॉल्व होता है। सो HSV1 यूजुअली क्या करता है, यूजुअली आमतौर पर तो ये क्या करता है, यूजुअली काज इज ओरल अल्सर, ये क्या करते हैं, ओरल आर्पिस काज करते हैं, यूजुअली काज इज ओरल आर्पिस, बट कैन इन्वॉल्व, इसमें हो सकता है इन्वॉल्वमेंट एसोफेगस का, कैन इन्वॉल्व एसोफेगस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज another cause of infectious esophagitis, that is herpes simplex virus 1। then we have another important cause, that is cytomegalovirus, जिसमें लीनियर अल्सर्स बनेंगे, ठीक है, लीनियर अल्सर्स, यानी साइटोमेगलोवायरस जो होता है वो लीनियर अल्सर्स काज करते हैं, ठीक है, एसोफेगस के अंदर। और इस इज एसोसिएटेड विद इम्यूनो सप्रेशन, यानी जिन पेशेंट में इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये हो सकता है, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विद इम्यूनो सप्रेशन। देन वी हैव अनदर टाइप, दैट इज कोरोसिव एसोफेगाइटिस, दैट इज सेकेंडरी टू कास्टिक इंजेक्शन, यानी कोई कास्टिक इंजेक्शन बाहर से कोई चीज़ वगैरह हम खाते हैं तो इस वजह से जो है कहते बैटरीज वगैरह के अंदर जो होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होते हैं, ये हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एसोफेगाइटिस था और इसके टाइप्स थे। देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम जो होता है इसमें एक सिंड्रोम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आते हैं। यहाँ पर आपने एक ट्रायड याद रखना है, ठीक है। सो ट्रायड जो होते हैं, ट्रायड याद रखना है आपने, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रायड, और ये जो है इंपॉर्टेंट भी हैं, तो एग्जाम के लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अपने जहन में रखें कि प्लमर विल्सन के अंदर जो है तीन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के लिए से जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले एक है डिस्फीजिया है। डिस्फीजिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है। इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होगा, एंड एसोफेजियल वेब्स होंगी, ठीक है, एसोफेजियल वेब। एसोफेजियल वेब्स होते हैं एसोफेगस के अंदर तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तीन मेम्ब्रेन्स, ये पर्दे होते हैं, ये एबनॉर्मेलिटी होती हैं एनीवेयर इन एसोफेगस। तो एसोफेगस के अंदर ये मेम्ब्रेन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, और ये पार्ट है प्लमर विल्सन सिंड्रोम का। तो प्लमर विल्सन सिंड्रोम में अपने ये तीन चीज़ें जो हैं याद रखनी है। एक है डिस्फीजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी इन एसोफेजियल वेब्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है कौन सा कार्सिनोमा है जिसके चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं, तो वो है हमारे पास स्क्वेमस, इंक्रीज रिस्क ऑफ एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ कॉमन है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसमें कॉमन है, एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इसमें हो सकते हैं। यहाँ पर जो निमोनिक होते हैं प्लम्बर डाइस। प्लम्बर डाइस का मतलब क्या होता है कि जो प्लम्बर्स होते हैं, दिस इज फ्रॉम प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, एंड डी आई मीन डिस्फीजिया, आई मीन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एंड ई मीन एसोफेजियल वेब्स, ठीक है। तो दिस इज या ई एस मीन एसोफेजियस, ई एस मीन एसोफेजियस। सो ये हमारे पास क्या है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम है। इसमें अपने तीन चीज़ याद रखना है, डिस्फीजिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एंड एसोफेजियल वेब्स। और ये भी याद रखना है कि ये किस चीज़ के साथ है, इसमें रिस्क होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के। देन वी हैव अनदर, दैट इज मिलोरवीज टीयर, मिलोरवीज सिंड्रोम। ये क्या है हमारे पास, मिलोरवीज सिंड्रोम है। अब ये इस मिलोरवीज सिंड्रोम में क्या होता है, मिलोरवीज सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो एसोफेगस होता है उसमें लेसिरेशन बनती हैं एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन होती है एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। यह कि फर्स्ट करें, ये क्या है, ये एसोफेगस हैं, एंड दिस इज द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। ये क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है। और ये क्या है, स्टोमक है, दिस इज स्टोमक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसोफेगस है उसमें लेसिरेशन बनती है, इस तरह लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन बनती है, एंड दिस इज एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। सो दीज आर कॉल्ड एज
अब इसमें क्या होता है, म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, सिर्फ ये ज़्यादा डीप नहीं होती, इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। और इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पार्शल थिकनेस। पार्शल थिकनेस का मतलब ये होता है कि ये इसोफेगस परफोरेशन इनिशियली नहीं काज करते जब तक आप इसको मिलोरविस सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी ऑल जो लेयर्स होते हैं इसोफेगस के इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सो दिस इज पार्शल थिकनेस लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन ऑफ गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। तो इसमें क्या होता है, कन्फाइंड होता है, ये जो लेसिरेशन होते हैं, ये जो टीयर्स होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक होते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, जब बार बार उल्टियाँ होती हैं, वोमिटिंग की वजह से, पेशेंट है उसको वोमिटिंग ज़्यादा आती है, तो उस वजह से जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के करीब क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशंस बनते हैं, और वो इतना डीप होते हैं कि वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक सिर्फ महदूद होते हैं। ये जो है ओवरऑल यानी ट्रांसम्यूरल जो है इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट काज नहीं करता है एंड ड्यू टू सीवियर वोमिटिंग। अब इसमें क्या होता है, इन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास इमेटिमेसिस होती है, अपर जीआईटी ब्लीड को हम इमेटिमेसिस बोलते हैं, एंड दैट इमेटिमेसिस इज पेनफुल। ये इमेटिमेसिस क्या होता है, पेनफुल होगा, याद रखें, पेनफुल होगा। इसमें एब्डामिनल पेन और बैक पेन जो है एक क्लिनिकल फीचर्स में शामिल हैं। तो इन पेशेंट को क्या होता है, यहाँ पे जो एसोफेगस होता है, यहाँ के जो ब्लड वेसल होते हैं इस रीजन पे, वो एसोफेगस के अंदर इस रीजन के जो ब्लड वेसल है वो उनकी टीयरिंग हो जाती है, और उस वजह से हेमेटोमेसिस यानी अपर जीआईटी ब्लीडिंग जो है हो जाती है। सो एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन आल्सो आकर यूजुअली फाउंड इन अ पेशेंट विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर ब्यूलिमिया नर्वोसा। जो लोग शराबी होते हैं और ब्यूलिमिया नर्वोसा के पेशेंट में क्या होता है, ये चीज़ ज़्यादा होती हैं। सो दिस इज मिलरोविस सिंड्रोम। तो मिलरोविस सिंड्रोम क्या है, एक पेशेंट है उसको बार बार उल्टी आती हैं, उस इन उल्टियों की वजह से उसके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के करीब जो स्टोमक के सबसे ज़्यादा करीब वाला एरिया है, इसमें टीयरिंग हो जाती है, लेसिरेशन हो जाती है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं एक चीज़। और इसमें लेयर का इन्वॉल्वमेंट किस तरह होता है कि इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होते हैं, यानी इधर इससे डीप नहीं होती, यानी ये ट्रांसमिटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी गैस एसोफेगस नहीं कर सकते। देन वी है एसोफेजियल विराइसिस। एसोफेजियल विराइसिस में जो एसोफेजियल वेन्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। अब इसकी काज जो है हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन है, सिरोसिस की वजह से जो होता है। सो सिरोसिस या अदर लीवर प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, पोर्टल यानी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। एंड वी नो दैट जो एसोफेगस से एक ब्रांच जाता है टुवर्ड दी पोर्टल सिस्टम, और वो पोर्टल सिस्टम अगर अगर लीवर में प्रॉब्लम होता है तो लीवर में प्रॉब्लम होता है तो बैक फ्लो जो होता है, यानी ड्रेनेज होता है, एसोफेगस से नहीं होता। तो यहाँ पे एसोफेगस जो वेन्स हैं यहाँ पे जो है ब्लड एकम्युलेट हो जाती हैं, और ये वेन डायलेट हो जाती है, फिर इधर से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, एसोफेजियल पेराइसिस। सो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पर क्या होते हैं, डायलेटेड सब म्यूकोजल वेन, यानी जो सब म्यूकोजा है एसोफेगस का, वहाँ पे वेन्स क्या होते हैं, डायलेट होते हैं। यहाँ पर जिस तरह दिखाया गया है सब म्यूकोजा के अंदर डायग्राम बी में रेड एरो जो है इधर दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये सब म्यूकोजल वेन्स हैं जो कि डायलेटेड हैं। दीज आर दी एसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है। सो एसोफेजियल वेरिसिस क्या होते हैं, डायलेटेड सब म्यूकोजल वेन होते हैं इन द लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एसोफेजियल। लोकेशन मोस्ट कॉमन कौन सा है, लोअर वन थर्ड। अगर हम एसोफेगस को एसोफेगस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3, तो दिस इज द लोअर वन हुआ थर्ड ऑफ द एसोफेगस। तो इसके नीचे वाले थर्ड हिस्से में क्या होता है, ये चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। कॉमन इन पेशेंट विद सिरोसिस, जिन लोगों को सिरोसिस होती हैं, मे बी सोर्स ऑफ लाइथरेटिक इमेटिमेसिस, इसमें जो होती है इमेटिमेसिस के चांसेस जो हैं ज़्यादा होती हैं। तो इसमें भी जो है हमारे पास क्या होते हैं, इमेटिमेसिस के चांस। अब सिरोसिस आपको पता होगा कि ये क्यों सिरोसिस की वजह से होती है, तो इसको शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्म में। लेट्स से दिस इज द लीवर, ये क्या है, ये हमारे पास लीवर हैं। अब लीवर आप लोगों को पता है कि दिस इज लेट्स से दिस इज द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। अब वी नो दैट यहाँ से जो है लेट्स से दिस इज द फ्रॉम इंटेस्टाइन ब्लड वेसल जाते हैं, ये क्या है, एसोफेगस है, ठीक है। तो ये क्या है, एसोफेगस हैं, ये स्टोमक हैं, और ये जो है बाकी नीचे जो है जीआईटी हैं। तो वी नो दैट कि जो पोर्टल सिस्टम है वो क्या होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बस सिंपल डायग्राम है। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से जो है ब्लड ड्रेन होता है लीवर में, इधर से भी जो है लीवर में ड्रेन होता है, एक नॉट डायरेक्टली बट लेट डिस्कस यर सिंपली। तो यहाँ पे अगर लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, लीवर के अंदर सीरोसिस हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो यहाँ पर जो है ब्लड इधर नहीं जाएगा, इस तरह एसोफेगस से भी ब्लड जो है लीवर के अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वेन डायलेट हो जाते हैं, और इस वजह से फिर क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, और दैट कॉज एसोफेजियल वेराइसिस। तो दिस इज एसोफेजियल वेराइसिस। अब इसके ट्रीटमेंट जो है हम किस तरह करते हैं, सो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इमरजेंट इंडोस्कोपी कहते हैं फॉर बाउंडिंग या लाइगेशन। सो ट्रीटमेंट में इमरजेंट इंडोस्कोपी फॉर बेंडिंग और लाइगेशन,
वेंस को हम लाइगेट करते हैं, ठीक है, वेंस को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। तो देन वी हैव डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म। डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म में क्या होता है कि एसोफेगस क्या होता है, इसकी स्पाज्म हो जाती है। डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म में एसोफेगस की क्या होती है, स्पाज्म होती हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। इसको हम डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल एसोफेगस में होते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है नॉन पेरिस्टाल्टिक यानी अनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन होता है एसोफेगस विद द नॉर्मल लोअर एसोफेजियल प्रेशर, स्फिंक्टर प्रेशर। यानी इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करते हैं और ये पेरिस्टाल्सिस नहीं करता, अनकोऑर्डिनेट होता है, और कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस जो होती हैं यहाँ पे अनकोऑर्डिनेट होती हैं। लेकिन इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होते हैं, इसका प्रेशर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इक्विलिब्रियम में जिस तरह हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। प्रेजेंट विद द डिस्फीजिया एंड एंजाइना लाइक सेम चेस्ट पेन होता है, इसमें डिस्फीजिया होता है और एंजाइना की तरह चेस्ट पेन होता है। अगर हम बेरियंस वेलो करें मेरी व्हील कॉक्स क्रीव एसोफेगस, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉक्स क्रीव एसोफेगस होता है। तो अगर हम बेरियम स्टडी करें तो इसमें एसोफेगस इस तरह आएगा जिस तरह कॉक्स क्रीव होता है, क्योंकि जगह जगह पे ये क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है। दैट इज डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। अगर डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, मानोमेट्री। ट्रीटमेंट में हमारे पास नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम इन ब्लड हैं ताकि ये जो स्पाज्म है वो क्या होता है, एसोफेगस डायलेट हो जाए और ये स्पाज्म जो है रिमूव हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है। अब एसोफेजियल वेराइसिस में एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी, यहाँ पर जो होते हैं पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग। एसोफेजियल वेराइसिस में ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस होती है। देन वी हैव स्क्लेरोडर्मा के अंदर जो है एसोफेजियल इन्वायरमेंट। स्क्लेरोडर्मा के अंदर एसोफेजियल इन्वायरमेंट अगर आपने आपको याद है तो हमने पढ़ा था एक्लिजिया के अंदर कि इसमें जो एक्लिजिया में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था, लेकिन स्क्लेरोडर्मा में हमने पढ़ा था कि वो वहाँ पे जो टोन है वो कम होता है। तो इसमें क्या होता है, एसोफेजियस का जो स्मूथ मसल होते हैं उसकी एट्रोफी और फाइब्रोसिस हो जाती हैं, और इसमें लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर का टोन जो होता है कम हो जाता है एंड डिस्टल एसोफेजियल डिसमोटिलिटी हो जाती है। तो टोन कमी की वजह से क्या होता है, एसिड जो होता है एसोफेगस के अंदर आता है और इसमें फिर डिस्फीजिया हो जाता है। स्ट्रिक्चर यानी पेरेट एसोफेगस और एस्पायरेशन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। एस्पायरेशन का मतलब कि ईयर वे में ये जो है एसिड वगैरह जा सकते हैं, स्टोमक के जो कंटेंट्स होते हैं वो ही स्टोमक ईयर के अंदर जाते हैं, ईयर वे के अंदर। और ये जो है क्रेस्ट सिंड्रोम का पार्ट है, जो हमारे पास स्क्लेरोमा एसोफेजियल इज अ पार्ट ऑफ अ क्रेस्ट सिंड्रोम। देन वी हैव एसोफेजियल परफोरेशन। अगर एसोफेगस मुकम्मल तौर पर यानी ट्रांसम्यूरल पर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी मुकम्मल आल के आल लेयर्स जो होते हैं एसोफेगस के वो क्या हो गए, इन्वॉल्व होते हैं। सो ये अक्सर जो होते हैं हाइड्रोजेनिक हो सकते हैं, यानी सर्जरी के दौरान यानी इसको जो है ये मसला हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकते हैं, यानी एसोफेजियल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वजह से हो सकते हैं। और नॉन हाइड्रोजेनिक काज में हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी हम इंजेस्ट करते हैं, इस वजह से हो सकते हैं। कोई ट्रामा हो सकते हैं, कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है जो कि एसोफेगस को परफोरेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, नीमो मीडियास्टिनम होता है, यानी हेयर होता है इन द मीडियास्टिनम। तो यहाँ पर अगर आप देख लो ये क्या है, नीमो मीडियास्टिनम, ठीक है, ईयर इनसाइड दी मीडियास्टिनम कैविटी, क्योंकि एसोफेगस जो होता है यहाँ पे इसमें परफोरेट हो जाते हैं। देन वी हैव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, स्किन के अंदर जो होते हैं नेक रीजन के अंदर खास करके होते हैं, ईयर अंडर द स्किन इन द नेक, स्किन के अंदर जो होते हैं ईयर जमा हो जाती हैं नेक रीजन के, ईयर अंडर स्किन इन नेक रीजन पे, स्किन के अंदर जब हेयर दैट इज कॉल्ड एज अ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। साइन में हमारे पास इसमें क्या है, साइन क्रीपिटस होता है इन द नेक रीजन एंड चेस्ट वाल के अंदर क्रीपिटस साउंड्स होते हैं, कैन इंडिकेट डाइसेक्टिंग हेयर, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और जो है हमारे पास है बोवियर सिंड्रोम। बोवियर में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल यूजुअली डिस्टल एसोफेजियल स्फिंक्टर ड्यू टू वायलेंट रैचिंग। तो वायलेंट रैचिंग की वजह से बार बार जो है स्टिमुलेट होता है और इस वजह से जो है जो हमारे पास क्या होते हैं, एसोफेजियल रप्चर होते हैं एंड दैट इज ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या है कि ऑल लेयर्स ऑफ एसोफेजियस आर इन्वॉल्व। सो दीज आर द गैस्ट्रो Dear students, today we will talk about gastroesophageal reflux disorder, esophagitis, Lamar-Wilson